तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 में फार्मेसी एक्ट को कंप्लीटली कवर किया था। अब आज का आपका टॉपिक है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। आज के इस लेक्चर में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लाइसेंस कैसे मिलेगा इसका, मैन्युफैक्चर देखेंगे, इन बॉन्ड, आउटसाइड बॉन्ड, एक्सपोर्ट देखेंगे अल्कोहलिक प्रिपरेशन का, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशंस देखेंगे और कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को कंप्लीटली कवर करेंगे। यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, यहां से बनेगा इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड में डिफरेंस 5 मार्क्स में, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पूरा बताओ 10 मार्क्स में, एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन 5 मार्क्स में, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक और पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशन 10 मार्क्स में। तो यहाँ से 2 5 10 2 5 10 क्वेश्चन बनेंगे और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो डेफिनेशन से बनेंगे। अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने वाला हूँ वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, समझना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो नाम से पता लग रहा, मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ठीक है, 2 तरह की प्रिपरेशन करनी है, मेडिसिनल प्रिपरेशन करनी है और टॉयलेट प्रिपरेशन करनी है। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में फार्मेसी एक्ट देखा था। अब फार्मेसी एक्ट जब हमने देखा था तो हमने देखा था फार्मेसी एक्ट कब आया, क्यों आया, फार्मेसी एक्ट आने से क्या क्या चेंजेस आए। तो वैसे ही दूसरा एक्ट आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो ये जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है ये आपको 1955 में आया था। ठीक है, अब ये एक्ट आया क्यों है, क्योंकि सरकार को लेना था टैक्स। आई रिपीट, सरकार को लेना था टैक्स, तो आया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इस तरह से याद रखिए, सरकार को लेना था टैक्स तो आया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। और कब आया, 1955 में आया। अब मैंने ये तो बोल दिया कि सरकार को लेना था टैक्स तो आया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में, पर किस तरह का टैक्स और किस बात का टैक्स, तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पास अच्छा खासा प्रीमाइसेस है, अच्छा खासा लाइसेंस वगैरह सब कुछ है और मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या कोई भी टॉयलेट प्रिपरेशन में बना रहा हूँ, टॉयलेट प्रिपरेशन जैसे डिओड्रेंट वगैरह, तो कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन या टॉयलेट प्रिपरेशन में बना रहा हूँ। अब उसको बनाने के लिए मुझे अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जब मैं मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाऊंगा, जब मैं आपको टॉयलेट प्रिपरेशन बनाऊंगा, तो मेडिसिनल प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन बनाने के लिए जो मुझे अल्कोहल चाहिए वो अल्कोहल मुझे बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। किस रेट में मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। मार्केट रेट से काफी कम रेट में मुझे सरकार से अल्कोहल मिल जाएगा मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए। तो हो सकता है इस अल्कोहल का मैं मिस यूज कर लूं। ठीक है, मिस यूज कर सकता हूं, इसे कंज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, कंज्यूम कर सकता हूं, तो अल्कोहल का मिस यूज हो सकता है। और पता है क्या होगा, जब मैं मेडिसिनल प्रिपरेशन कर रहा हूं, जब मैं टॉयलेट प्रिपरेशन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेडिसिनल प्रिपरेशन है, टॉयलेट प्रिपरेशन है, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अब मान लीजिए जो भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका भी मिसयूज कर सकता हूँ। उसमें नारकोटिक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं इस नारकोटिक का मिसयूज कर सकता हूँ, इस अल्कोहल का मिसयूज कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना, मैं अगर कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ या नारकोटिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर मैं मिसयूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ
मुझे मेडिसिनल प्रिपरेशन में या टॉयलेट प्रिपरेशन को बनाने के लिए अगर अल्कोहल की ज़रूरत थी तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल को सरकार से लेकर थोड़ा थोड़ा अल्कोहल इसमें ऐड करके बाकी अल्कोहल का मिसयूज कर सकता हूँ। तो ये जो जगह जगह मिसयूज हो रहा है ना, इस मिसयूज से बचने के लिए, ये जो अल्कोहल का मिसयूज हो रहा है ना, इस अल्कोहल के मिसयूज से बचने के लिए और साथ ही साथ अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें अल्कोहल है या नार्कोटिक है फाइनल प्रोडक्ट में, तो उसके ऊपर मुझे सरकार को टैक्स देना होगा। तो अगर मैं कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जहां पर फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नार्कोटिक आ रहा है, तो फिर मुझे सरकार को टैक्स देना होगा। और ये हर कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एक अच्छा खासा प्रीमाइसेस हो, अच्छा खासा लाइसेंस हो। तो अभी तक क्लियर हुआ। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है दो कारण से आया था। एक तो सरकार को लेना है टैक्स, तो आया है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। और दूसरा अल्कोहल का, नारकोटिक का, इनका मिसयूज बचने के लिए, इनके मिसयूज से बचने के लिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर आपको मेडिसिन प्रिपरेशन बनाने हैं, टॉयलेट प्रिपरेशन बनाने हैं, तो आपको अल्कोहल की जरूरत होगी। और अगर आप मार्केट से अल्कोहल लोगे तो महंगा मिलेगा। बट आप यहाँ पर अच्छे काम के लिए ले रहे हो ना सरकार से, मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए, टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए, तो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए सरकार से आपको लोअर रेट में अल्कोहल मिल जाएगा। पर हो सकता है कि आप उसका मिसयूज करो, आप उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करो। तो इसीलिए हमने एक्ट बनाया इस मिसयूज से बचने के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हुआ करते थे, पर अब हर स्टेट के, हर कंट्री के एक यूनिफॉर्म रूल्स है, ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को लेकर। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया था ताकि सरकार को टैक्स पे कर सके। टैक्स पे करने के लिए अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें नार्कोटिक वगैरह है, तो सरकार को टैक्स पे करना होगा। और अल्कोहल और नार्कोटिक के मिसयूज से बचने के लिए भी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था। तो यहाँ पर लिखा है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स। जो भी आप मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप टॉयलेट प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें अल्कोहल का कंटेंट है, नार्कोटिक का कंटेंट है, तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा। और ये लॉ जो है पास हुआ था 1955 में। लेवी यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है जिसका मतलब है कानूनी तौर पर धन की मांग करना, मतलब भाई टैक्स मांग रही है सरकार, ठीक है। एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, देखो एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज एक ही बात है। टैक्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स, किस किस के ऊपर टैक्स लग रहा है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जिसके पास अल्कोहल हो या नार्कोटिक हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपको डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे अल्कोहल के बारे में बता रखा है। तो अल्कोहल का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर इथाइल वर्ड यूज किया है। इथाइल का मतलब होता है दो कार्बन C2H5OH। तो अल्कोहल मीन इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्यूरिटी हैविंग केमिकल कंपोजिशन C2H5OH, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आते हैं ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसी मेडिसिनल प्रिपरेशन, ऐसी टॉयलेट प्रिपरेशन जिसको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो सारे गुड्स को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेबल गुड्स। इट इंक्लूड द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू द ड्यूटी ऑफ एक्साइज। मैंने आपको पहले बोल दिया, ये वर्ड याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा है एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज मतलब टैक्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स, टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी का मतलब टैक्स लगेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अल्कोहल की डेफिनेशन हो गई, ये ड्यूटेबल गुड्स की डेफिनेशन हो गई, ऐसे मेडिसिनल प्रिपरेशन, ऐसे टॉयलेट प्रिपरेशन जिसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर देखो मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या है, नाम से पता लग रहा, मेडिसिनल मतलब ड्रग की बात हो रही है, रेमेडी की बात हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही है जिससे हम सही होते हैं। अब ड्रग को आप कहाँ अप्लाई करते हो, बॉडी के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हो, कॉस्मेटिक्स वगैरह को, ठीक है। तो इंटरनली, एक्सटर्नली, ह्यूमन बींग पर या एनिमल पर जब आप अप्लाई करोगे तो आप सही हो जाओगे, तो वो मेडिसिनल प्रिपरेशन हो गई, सबको पता है, ठीक है। इट इंक्लूड द ड्रग यूज्ड एज अ रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल, किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका टॉयलेट प्रिपरेशन। टॉयलेट प्रिपरेशन नाम से पता लग रहा साफ सफाई करना, ऐसी प्रिपरेशन होती है ये, द प्रिपरेशन इंटरनेट टू बी यूज्ड इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यूज्ड इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन परफ्यूमिंग। देखो जैसे स्किन की केयर करना, हेयर केयर, टीथ केयर,
ठीक है, साथ ही साथ डिओड्रेंट्स वगैरह में, परफ्यूम्स वगैरह में। तो ये जितने भी प्रिपरेशंस होती है ना, परफ्यूम प्रिपरेशन, डिओड्रेंट प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन आती है सारी टॉयलेट प्रिपरेशन के अंडर में। ठीक है, तो ये हो गया टॉयलेट प्रिपरेशन। इससे पहले देखा मेडिसिनल प्रिपरेशन, इससे पहले देखा ड्यूटेबल गुड्स, उससे पहले देखा अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चर। नाम से पता लग रहा, मैन्युफैक्चरिंग करना। जो भी आपकी ड्यूटेबल गुड्स है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जैसे आपकी मेडिसिनल प्रिपरेशन हो गई, टॉयलेट प्रिपरेशन हो गई, तो प्रिपरेशन करना, और प्रिपरेशन करना मतलब मैन्युफैक्चर करना, उसको बनाना, तो वो हो गया मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट है आपका नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग इस तरह की ड्रग होती है, अगर आप इस ड्रग को लोगे ना, अगर आप इस ड्रग को मान लो स्वेलो कर रहे हो, या इनहेल कर रहे हो, या फिर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, या तो आप स्वेलो कर रहे हो, निगल रहे हो, या आप इनहेल कर रहे हो, या आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो नार्कोटिक ड्रग को, तो इसकी वजह से आपको ड्रोजीनेस आएंगे, स्लीप आएगी, आप सही से सोच नहीं पाओगे, इनसेंसिबिलिटी होगी आपको। तो ये ऐसे सब्सटेंस है, ये अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको अगर आप अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हो, स्वेलो करते हो, इनहेल करते हो, तो इसकी वजह से आपको ड्रोजीनेस होगा, स्लीप होगा, और अनेबल टू थिंक क्लियरली एंड इनसेंसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है आपके पास अपीम, या इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम। तो ओपियम जो होता है एक तरह का पावरफुल ड्रग होता है जो कि पॉपी सीड से बना होता है। देखो, ओपियम किससे मिलता है? ओपियम पॉपी से, और ओपियम पॉपी में भी किससे? पॉपी सीड से। तो ध्यान रखना, ओपियम मीन्स अ पावरफुल ड्रग मेड बाय पॉपी सीड। अब देखो, आपको यहाँ पे पॉपी प्लांट दिखा रखा है मैंने, और ये आपको कैप्सूल ऑफ पॉपी दिखा रखा है। ये जो कैप्सूल ऑफ पॉपी है ना, इसको आप डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर सकते हो, कट करके यूज कर सकते हो, क्रश करके यूज कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ? इसके आगे भी और डेफिनेशन है, जैसे कि आपका डीनेचर अल्कोहल, मतलब कि जो अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, खराब हो चुका है। उसके बाद एक स्टोर होता है स्पिरिट स्टोर, एक ऐसा स्टोर जहां पर आप अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक सब कुछ स्टोर करके रख सकते हो बिना किसी टैक्स के। उसके बाद होती है दो तरह की प्रिपरेशन, एक होती है रेस्ट्रिक्टेड, एक होती है अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। अब देखो ध्यान से सुनना, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसका मैं मिस यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फाइनल प्रोडक्ट बना है, इस फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल बहुत ज्यादा है, तो इस अल्कोहल का मैं मिस यूज कर सकता हूँ। तो रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन इस तरह की प्रिपरेशन होती है जिसका मिस यूज मैं कर सकता हूँ। और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन इस तरह की प्रिपरेशन होती है जिसका मिस यूज मैं नहीं कर सकता, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मिस यूज्ड, जिसका मिस यूज नहीं कर सकते, वो हो गई अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। और जिसका मिस यूज मैं कर सकता हूं, अगर मैं उसका मिस यूज कर सकता हूं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा, दैट्स वाई रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन थी, अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, स्पिरिट स्टोर, डीनेचर्ड अल्कोहल, मैन्युफैक्चर, नार्कोटिक, ओपियम, और हमने देखा था अल्कोहल, ट्यूटेबल गुड्स, मेडिसिनल प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रिपरेशन। अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था। तो ये रही वो दो डेफिनेशन, पहली है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी और दूसरी है नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। तो देखो, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्रीमाइसिस जहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, स्टोरेज कर सकूं मेरे मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन को। आई रिपीट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्रीमाइसिस जहां पर मैं बना भी सकूं और स्टोर भी कर सकूं मेरे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को। और नॉन बॉन्डेड में भी सेम है, एक ऐसा एरिया जहां पर मैं बना भी सकूं, स्टोर भी कर सकूं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को। तो फर्क क्या है? बॉन्डेड में भी सेम है, नॉन बॉन्डेड में भी सेम है, तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां पर मुझे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी एक्साइज ड्यूटी मुझे नहीं देनी, कोई भी टैक्स मुझे नहीं देना बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में। और बात करूं नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में, तो नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में मुझे टैक्स पे करना होगा, एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर टैक्स लगता है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसा प्रीमाइसिस जहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, स्टोरेज कर सकता हूँ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का, ये देखो ऐसा प्रीमाइसिस जहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, स्टोरेज कर सकता हूँ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन का। बट फर्क क्या है? सिर्फ इतना सा कि जो बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी, और जो नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी मतलब कि टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये आपका बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, और आपका रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, नॉन रेस्ट्रिक्टेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और मैन्युफैक्चर इन आउटसाइड बॉन्ड। एक तो हो गया इन बॉन्ड, एक हो गया आउटसाइड बॉन्ड। उसके बाद देखेंगे कि इनके लिए लाइसेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड। देखो ये जो इन बॉन्ड का आउटसाइड बॉन्ड का डिफरेंस है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड होता है ना, वो लार्ज स्केल पे होता है, और अगर यहाँ पर लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो फिर यहाँ पर एक्साइज स्टाफ भी होगा, और ये एक्साइज स्टाफ प्रॉपर ध्यान रखेगा, प्रॉपर सुपरविजन करेगा। ठीक है, सुपरविजन के लिए ही होता है ये, ताकि कोई स्मगलिंग वगैरह यहाँ से ना हो। तो मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज स्केल की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपकी मेडिसिनल प्रिपरेशन, आपकी टॉयलेट प्रिपरेशन यहाँ पर लार्ज स्केल में बनती है, और यहाँ पर सुपरविजन होता है। एक्साइज स्टाफ जो है सुपरविजन करती है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी स्मगलिंग यहाँ पे ना हो। वहीं अगर मैं बात करूं आउटसाइड बॉन्ड की, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और यहाँ पर कोई भी एक्साइज स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्साइज स्टाफ यहाँ पर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग है। जब थोड़े से स्केल की मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर स्टाफ को क्यों परेशान करना, एक्साइज स्टाफ को क्यों परेशान करना। ठीक है, तो जो इन बॉन्ड होता है वहां पर लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर आपको एक्साइज स्टाफ चाहिए सुपरविजन के लिए, ताकि स्मगलिंग वगैरह ना हो। एक्साइज ड्यूटी इज पेएबल ऑन द रिमूवल ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम द बॉन्डेड लेबोरेटरी। अब देखो यहाँ पर लेबोरेटरी होती है, यहाँ पर भी लेबोरेटरी होती है। अब लेबोरेटरी में आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, स्टोर कर लिया, अगर आपको लेबोरेटरी से कोई प्रोडक्ट निकाल कर ले जाना है तो आपको एक्साइज ड्यूटी को पे करना होगा। देखो सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी सेम है। अगर आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट चाहिए, अगर आपको हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल चाहिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल, तो यहाँ पर भी आपको एक्साइज ड्यूटी को पे करना होगा। तो सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, आउट बॉन्ड। इन बॉन्ड में क्या होता है, लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर एक्साइज स्टाफ की जरूरत होती है, उनका सुपरविजन चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई स्मगलिंग ना हो। और ये जो आउटसाइड बॉन्ड है, यहाँ पर स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर भी एक्साइज ड्यूटी देनी है, यहाँ पर भी एक्साइज ड्यूटी देनी है। यहाँ पर तब देनी है जब आप रिमूव करोगे गुड्स को लेबोरेटरी से, और यहाँ पर आप दोगे परचेस करने के टाइम। जब आप रेक्टिफाइड स्पिरिट को परचेस करोगे, हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल को परचेस करोगे, तो उस टाइम यहाँ पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब देखो कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी, तो यहाँ की जो लेबोरेटरी होती है वो कैसी होती है, और यहाँ की जो लेबोरेटरी होती है वो कैसी होती है। देखो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करना है, ये नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी और ये बॉन्डेड लेबोरेटरी है। तो देखो, एक तो आपको रूम चाहिए रो स्पिरिट स्टोर। कैसा स्टोर होना चाहिए? रो स्पिरिट स्टोर, मतलब रो मटेरियल को स्टोर करने के लिए रूम। अब रॉ मटेरियल के बाद एक होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का एरिया जहाँ पे काम चलेगा। एक होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होने के लिए रखने का रूम। ठीक है, अलग अलग रूम चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, देखो ध्यान से सुनो मैं बताता हूँ। एक रूम तो चाहिए, यहाँ पर रूम बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4। एक तो हो गया आपका रॉ मटेरियल जो आया है, स्टार्टिंग मटेरियल। एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। फिर एक हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट रखने के लिए, और एक हो गया आपका स्टाफ के लिए। ये जो आपका एक्साइज स्टाफ है ना, ये रुकेगा ना बेचारा, तो इसके लिए। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबोरेटरी में 4 रूम होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, 4 डिस्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट होने चाहिए। एक तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, और एक एक्साइज स्टाफ के लिए। वही अगर मैं बात करूं नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर भी सेम रॉ मटेरियल के लिए, यहाँ पर भी सेम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पर भी सेम फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। बट आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी एक्साइज स्टाफ नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोई भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर स्टाफ का कोई भी रूम नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है तो रूम क्या करेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ जो भी रूम है ना, जैसे मान लो रो स्पिरिट स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग रूम है, फिनिश गुड स्टोर रूम है, तो हर रूम के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हो। जैसे मान लीजिए ये रूम है, अब मुझे क्या पता कौन सा रूम है, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जैसे कि फिनिश स्टोर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फिनिश गुड्स है वो स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको स्टोर करके रखते हैं, तो एक बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर सीरियल नंबर भी होना चाहिए। तो जो भी रूम है उसके बाहर एक बोर्ड हो, बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हो, सीरियल नंबर लिखा हो कि ये रो स्पीड स्टोर है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग रूम है, या फिर ये फिनिश गुड स्टोर है, या फिर ये एक्साइज स्टाफ है। एक्साइज स्टाफ के लिए तो कहाँ पे होगा? बॉन्डेड में ही होगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया इन बॉन्ड आउटसाइड बॉन्ड। इन बॉन्ड में लार्ज स्केल स्मॉल स्केल एक्साइज स्टाफ जरूरी है ताकि स्मगलिंग ना हो, सुपरविजन के लिए कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे भी एक्साइज ड्यूटी पे करनी, यहाँ पर भी पे करनी। यहाँ पे बॉन्डेड लेबोरेटरी होती है, 4 जगह होती है, रो स्पिरिट, मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड स्टोर, ऑफिस ऑफ एक्साइज स्टाफ।
हर रूम के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे नाम होना चाहिए कि ये कौन सा रूम है और साथ ही साथ सीरियल नंबर होना चाहिए। इधर तीनों होंगे, रो, मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश। यहाँ पर फोर्थ वन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टाफ ही नहीं है, तो फिर स्टाफ का रूम क्यों होगा। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी मनी चाहिए, यहाँ पर कोई एडवांस सिक्योरिटी मनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर रिलैक्सेशन वाला। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है कि ये आउटसाइड बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे कोई एक्साइज स्टाफ भी नहीं है, बहुत स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर यहाँ पर स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो सरकार ने थोड़ी छूट दे दी है कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक भी होगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक इक्विपमेंट कम भी है तो चलेगा, ऐसी कंडीशन में रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि तुम तो वैसे ही स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हें जरूरत है, पर तुम्हारा मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिलैक्स कंडीशन दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी हो, थोड़ी बहुत 90-95% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत कम है, आपका अल्कोहल का कंजप्शन ही बहुत कम है, आप बहुत ही कम अल्कोहल यूज कर रहे हो, क्योंकि आप स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर सरकार ने रिलैक्सेशन दे दी। बट यहाँ पर लार्ज स्केल में हो रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर तो एक एक चीज प्रॉपर चाहिए, यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए यहाँ से मुझे स्पिरिट को निकालना है, ठीक है, मतलब मेरे को अल्कोहल वगैरह को निकालना है यहाँ से, अपना जो मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड है। तो द स्पिरिट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डिस्टिलरी और ए स्पिरिट वेयर हाउस। तो कहाँ से निकालूंगा? स्पिरिट वेयर हाउस से निकलेगी। एक वेयर हाउस होता है प्रॉपर, जहाँ पे सारी स्पिरिट जो है इस तरह से स्टोर होती है, स्टोरेज कंडीशन उसका मेंटेन रखते हैं, तो वहां से निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक परचेस ऑर्डर देना पड़ेगा, मुझे खरीदना है तो मुझे एक परचेस ऑर्डर देना पड़ेगा, और मुझे उसकी 2 कॉपी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कॉपी देनी पड़ रही है। तो ध्यान रखना, अगर आपको परचेस करना है तो स्पिरिट वेयर हाउस में से आपकी स्पिरिट आएगी, आपको एक परचेसिंग ऑर्डर सेंड करना होगा, फिर वहां से वेयर हाउस में से आपकी स्पिरिट आएगी। और उसके लिए अगर आपको बॉन्डेड वाला है तो आपको 2 कॉपी देनी है, और अगर आपका नॉन बॉन्डेड या फिर आप बोल लो आउटसाइड बॉन्ड है तो फिर आपको 3 कॉपी देनी है। आगे जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 3 कॉपी जाती किस किस के पास है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, हमने शेड्यूल्स पढ़े थे यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में। तो शेड्यूल में हमने देखा था शेड्यूल एम। इस शेड्यूल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वॉल, आपकी रूफ, सब कुछ प्रॉपर होनी चाहिए, बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, एसेप्टिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन चाहिए, तो आप सारी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, और भी आगे मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो ये हो गया इन बॉन्ड, ये हो गया आउटसाइड बॉन्ड। इसके आगे थ्योरी भी है, ये डिफरेंस है, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूं इनके लिए लाइसेंस। अगर इन बॉन्ड के लिए चाहिए तो एक्साइज कमिश्नर के पास जाओ, आउटसाइड बॉन्ड के लिए चाहिए तो ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास जाओ। इन बॉन्ड के लिए एक्साइज कमिश्नर, आउटसाइड बॉन्ड के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास। ठीक है, और ये लाइसेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसकी? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की, जिसमें अल्कोहल है, नार्कोटिक सब्सटेंस है। तो हर किसी के पास तो ये लाइसेंस होगा नहीं ना। अब देखो, लाइसेंस लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब लाइसेंस हर किसी के पास तो होगा नहीं, हर कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो नार्कोटिक है, नार्कोटिक की रेट कितनी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो मिसयूज हो जाए तो हर कोई तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर नहीं सकता, किसी किसी के पास लाइसेंस होगा, तो हर कोई तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर नहीं सकता, नहीं तो मिसयूज होगा। तो लाइसेंस सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। अब देखो, लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसकी फी को सबमिट करना होगा। और जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे सपोज आज मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आज से 2 महीने पहले ही मुझे इस फॉर्म को फिल कर देना है। 2 मंथ बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, जब भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है उससे 2 महीने पहले ही मुझे फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, अब देखो, जब मैं फॉर्म को फिल करूंगा तो सबसे पहले मुझे अपना नाम देना है, एड्रेस देना है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रपोज, मतलब जो भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा उसके लिए मैं कितना पैसा लगाने वाला हूं, वो भी मुझे उस फॉर्म को फिल करते टाइम बताना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं मैन्युफैक्चरिंग को कब स्टार्ट करूंगा वो भी बताना पड़ेगा। कौन सा इक्विपमेंट है मेरे पास, कौन से ऑपरेटर्स है, कौन सी मशीन है, कौन से कंटेनर है, सब कुछ बताना पड़ेगा। और जब मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के टाइम मेरे पास कितना अल्कोहल था, फाइनल प्रोडक्ट जब बना तब वहां पर उस फाइनल प्रोडक्ट में कितना अल्कोहल कंटेंट है, ये सब बताना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अपना नाम, अपना एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, कितना पैसा मैं लगाने वाला हूँ, कब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है, कौन से ऑपरेटर्स, कौन से इक्विपमेंट, कौन से मशीन, कौन से कंटेनर्स में यूज करने वाला हूँ, कितना अल्कोहल में यूज करूंगा एज ए रॉ मटेरियल और कितना अल्कोहल मुझे मिलेगा एज ए फाइनल प्रोडक्ट, वो भी बताओ। साथ ही साथ कितने और कौन से लाइसेंस है आपके पास। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था ना 1940 में, तो लाइसेंस पास हुए तो आपके पास कोई लाइसेंस है, अगर है तो कौन सा है और कितने हैं, वो भी बताओ। साथ ही साथ साइट ऑफ लेबोरेटरी बिल्डिंग कहाँ पर है साइट आपकी, फर्म है तो बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप में है तो वो भी बताओ, सब कुछ बताओ। पार्टनरशिप बताओ, फर्म का नाम बताओ, किस जगह पे आपकी बिल्डिंग है वो बताओ, आपके पास कौन से लाइसेंस है, कितने लाइसेंस है वो बताओ, आपका नाम, आपका एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, कितना पैसा लगा रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो, कौन से इक्विपमेंट है, कंटेनर है, मशीन है, ऑपरेटर्स है, और कितना रॉ मटेरियल में अल्कोहल था, फाइनली कितना अल्कोहल है, सब कुछ बताना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करते टाइम। और जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर लिया, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद सामने एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, अच्छी बात है, सामने वाले को एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, तो उन्होंने एप्लीकेशन को चेक किया। अब वो वेरीफाई करेंगे कि क्या इन्होंने जो डिटेल फिल करी है क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो जब एप्लीकेशन, जब आपका फॉर्म वहां तक पहुंच जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, तो वो वेरीफाई करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, जो भी डिटेल्स आपने शेयर करी है, क्या वो सही है या उनमें कुछ गलत है। तो ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी वेरीफाई करेगी, आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस को चेक करेगी, आपके स्टाफ के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को चेक करेगी, साथ ही साथ आपके इक्विपमेंट्स को चेक करेगी, कितने इक्विपमेंट है, कितने कंटेनर है, कौन सी मशीन से, सब कुछ चेक करेगी। कौन सी बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर एसेप्टिक एरिया, और अलग अलग तरह से रूम होने चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को रखने के लिए, सब कुछ चेक करेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी चेक करेगी कि सेठ जी को चेक करना है फाइनेंशियली, मतलब उसने बोला ना कि मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, यहाँ पर फॉर्म को फिल करते टाइम यहाँ पे लिखा था ना कि मैं अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रपोज, कि मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, तो चेक करना है कि क्या सेठ जी उतना पैसा लगा पा रहे हैं या नहीं। देखो ये हंसने के लिए लिखा था मैंने, जो एप्लीकेंट है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम चेक करेंगे कि सेठ जी उतना पैसा लगा पा रहे हैं जितना उन्होंने बताया है या वो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे और ये सारा सब कुछ मैच होगा तब जाके आपका लाइसेंस इश्यू होगा। तो ये होता है लाइसेंस का प्रोसीजर पूरा। और इससे पहले हमने क्या देखा था, बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड। अब बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देखो, जैसे बॉन्डेड लेबोरेटरी है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी है, तो बॉन्ड के लिए क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक प्रिपरेशन रूम अलग होना चाहिए, एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए अलग रूम होना चाहिए, जो रो स्पिरिट है उसके लिए अलग रूम होना चाहिए, साथ ही साथ रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशन। देखो, एक तो मेडिकल प्रिपरेशन है तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए अलग रूम, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन है तो टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए अलग रूम, साथ ही साथ एक्साइज ऑफिसर के लिए अलग रूम। ठीक है, और रूम के बाहर एक बोर्ड हो जिसपे नाम हो रूम का और सीरियल नंबर हो, सारे पाइप का कनेक्शन, ड्रेनेज सिस्टम सब एकदम प्रॉपर हो, इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रॉपर हो। तो ये सारी मैंने आपको पहले ही बता दी, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल भी। ठीक है, और स्टोरेज की बात करें तो आपको स्टोर करना है आपके प्रोडक्ट को, आपके फिनिश प्रोडक्ट को, तो आप स्टोर कर सकते हैं बल्क में, कहाँ पर, जार में स्टोर कर सकते हैं, बोटल्स में स्टोर कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी एनएलटी का मतलब नॉट लेस देन 2273 ml होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको मेंशन करना है कि इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना है पर लीटर, स्ट्रेंथ कितनी है और डेट ऑफ स्टोरेज, कब स्टोर करी। तो अगर आपको बल्क में स्टोर करना है तो जार और बोटल्स में स्टोर कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी नॉट लेस देन 2273 ml होनी चाहिए, जहां पर आपको बताना है कि अल्कोहलिक कंटेंट कितना है पर लीटर, स्ट्रेंथ कितनी है और डेट ऑफ स्टोरेज कितनी है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन रेडी फॉर इशू फिल्ड कंटेनर ऑफ कैपेसिटी नॉट लेस देन 57 ml। अगर आपने मार्केट में करना है, सेल आउट करना है, इशू के लिए तैयार हो चुका है, प्रिपरेशन रेडी फॉर इशू, तो उसको आप फिल करोगे नॉट लेस देन 57 ml। ठीक है, इस कंटेनर में फिल करना है जिसका 57 ml तो कम से कम हो। एवरी कंटेनर शुड बी लेबल। देखो, कंटेनर की लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जहां पर आपको नेम ऑफ प्रिपरेशन, बैच नंबर, अल्कोहल का स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरर नेम, सब कुछ बताना है कि प्रिपरेशन का नाम क्या है, बैच नंबर कौन सा है, अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितनी है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, और इस तरह से रेक में उसको अरेंज करना है। जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको रेक में अरेंज करना है। अगर आपने कुछ बनाया, सपोज आपने ये बनाया, आपने मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाया, आपने टॉयलेट प्रिपरेशन बनाया, और अगर आपको उसको स्टोर करके रखना है 3 साल या 3 साल से ज्यादा, आई रिपीट, अगर आपने कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाया, आपने कोई टॉयलेट प्रिपरेशन बनाया और अगर आपको उसको स्टोर रखना है 3 साल या 3 साल से ज्यादा,
तो फिर आपको एक्साइज कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रिपरेशन अप टू 3 ईयर और मोर देन दैट। फिर आउटसाइड बॉन्ड है। आउटसाइड बॉन्ड का भी सब कुछ सेम है कि अलग अलग रूम होने चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रूम अलग होना चाहिए। बट आउटसाइड बॉन्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो हमने काफी सारे डिफरेंस तो पहले ही पढ़ लिए, मैंने आपको बताया ना, इन बॉन्ड आउटसाइड बॉन्ड, इनमें हमने काफी सारे डिफरेंस पढ़ लिए, पर एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है जो कि आउटसाइड बॉन्ड में ही होता है। वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। आउटसाइड बॉन्ड की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसका प्रिपरेशन टाइम फिक्स रहता है कि हाँ इस दिन से इस दिन तक चलेगी, इतने घंटे चलेगी। मतलब जैसे मंडे से फ्राइडे चलेगी, बस इतना ही होता है। इतने आवर चलेगी, इतने टाइम पे चलेगी, इस टाइम पे स्टार्ट होगी, इस टाइम पे खत्म होगी और इतने ही घंटे चलेगी। ये सब प्रिपरेशन का टाइम होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑपरेशन आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। सनराइज से शुरू कर दो प्रिपरेशन, सनसेट तक ही करो, सनसेट के बाद कोई भी प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है। डेज भी फिक्स होते हैं कि इतने डे करो, घंटे भी फिक्स होते हैं कि इतने घंटों तक कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सब फिक्स किसने करे, आपके एक्साइज कमिश्नर ने। तो एक्साइज कमिश्नर ने डे आवर टाइम सब कुछ फिक्स कर रखा है नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख गया मुझे कि मैंने आपको बोला था नॉन बॉन्डेड में, मैं वापस लेके चलता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गए होंगे। नॉन बॉन्डेड बोल लीजिए या फिर आप आउटसाइड बॉन्ड बोल लीजिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रिप्लिकेट फॉर्म फिल करना है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि ये ट्रिप्लिकेट फॉर्म आगे जाते कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठो, हालांकि दिल थामने वाली बात नहीं है, फिर भी बैठ जाओ। देखो, एक तो जाएगा आपके वेयर हाउस कीपर पे। मैंने आपको बोला था ना कि आपको स्पिरिट चाहिए तो आपको मिलेगा स्पिरिट। स्पिरिट कहाँ पर होता है, वेयर हाउस में। वेयर हाउस में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो गार्ड होता है ना, इसको आपको एक कॉपी देनी है कि लीजिए सर, मेरी ये कॉपी है, एक आप रखिए। एक कॉपी आपको ऑफिसर इंचार्ज को देनी है, जो भी वहां पर इंचार्ज होगा उसको देनी है। तो एक कॉपी तो आपको देनी है ऑफिसर इंचार्ज को, एक कॉपी आपको देनी है वेयर हाउस के कीपर को। आई रिपीट, एक कॉपी देनी है ऑफिसर इंचार्ज को, एक कॉपी देनी है वेयर हाउस के कीपर को, और जो तीसरी कॉपी होगी वो आप खुद रखो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। देखो, only those person who have a bonded laboratory or we can say bonded warehouse can export alcoholic preparation under bond। सिर्फ बॉन्डेड लेबोरेटरी वाले और बॉन्डेड वेयर हाउस वाले ही अल्कोहलिक प्रिपरेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली दोज पर्सन हु हैव अ बॉन्डेड लेबोरेटरी और अ बॉन्डेड वेयर हाउस कैन एक्सपोर्ट अल्कोहलिक प्रिपरेशन अंडर बॉन्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एक्सपोर्टर शुड प्रेजेंट एन एप्लीकेशन इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म। अब देखो यहां पर भी अगर आपको अल्कोहलिक प्रिपरेशन को निकालना है तो सबसे पहले तो अल्कोहलिक प्रिपरेशन को कौन एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है, बॉन्डेड लेबोरेटरी वाले, बॉन्डेड वेयर हाउस वाले। सेकंड पॉइंट में आपको लिखा है कि जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी एक्सपोर्ट करके ले जाने वाला है अल्कोहलिक प्रिपरेशन को, उसे एप्लीकेशन को फिल करना होगा ट्रिप्लिकेट मैनर में। ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है एक तो ओरिजिनल एप्लीकेशन रहेगी, साथ में उसकी 2 जेरोक्स चाहिए। आई रिपीट, एक तो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, साथ में उसकी क्या चाहिए, 2 जेरोक्स चाहिए। और आपको मेंशन करना है कि आप उसे कैसे एक्सपोर्ट करोगे, वाया रोडवेज, वाया सीवेज, वाया एयरवेज, ठीक है। और एक अलग से एप्लीकेशन भी आपको देनी है कंसाइनमेंट के लिए। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां से अल्कोहल को एक्सपोर्ट कर लिया, अब अल्कोहल को एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आगे किसी थर्ड पार्टी को देने वाला हूं, तो उसे हम कहेंगे कंसाइनमेंट। ए सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट। हर कंसाइनमेंट के लिए मुझे एक सेपरेट एप्लीकेशन देनी होगी। तो जो एक्सपोर्टर है उसे एप्लीकेशन को फिल करना होगा ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट का मतलब एक तो ओरिजिनल कॉपी और 2 जेरोक्स होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें मेंशन करना है कि हम किस रूट से इसे लेकर जाने वाले हैं, और एक सेपरेट एप्लीकेशन हमें देनी है अगर हमें कंसाइनमेंट करना है, मतलब अगर हमें किसी थर्ड पार्टी को ये देना है तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो जाएगी या तो कस्टम ऑफिसर के पास, या फिर वो जाएगी बॉर्डर एग्जामिनर के पास, या फिर वो जाएगी पोस्ट मास्टर के पास। आई रिपीट, यहाँ पर मैंने बोला था एक तो ओरिजिनल कॉपी चाहिए और फिर 2 उसकी जेरोक्स चाहिए। तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो जाती है कस्टम ऑफिसर के पास, या फिर बॉर्डर एग्जामिनर के पास, या फिर पोस्ट मास्टर के पास, ठीक है। और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, डुप्लीकेट कॉपी एक जाएगी कंसाइनर के पास। कंसाइनर मतलब मैं खुद, जो कि मैं लेकर जाने वाला हूं ना अल्कोहल को, अल्कोहलिक प्रिपरेशन को लेकर जाने वाला हूं, तो एक तो मेरे पास रहेगी, और जो तीसरी कॉपी है वो ऑफिस में लगेगी वहां पर।
तो एक तो ओरिजिनल कॉपी हुई, ओरिजिनल कॉपी किसके पास जाने वाली है, या तो कस्टम ऑफिसर के पास, या फिर बोर्ड एग्जामिनर के पास, बॉर्डर एग्जामिनर के पास, या फिर पोस्ट मास्टर के पास। और जो एक जेरोक्स होगी वो रहेगी मेरे पास, और जो तीसरी जेरोक्स है वो जाएगी आपके ऑफिस कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी मेरी अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, मतलब जो भी मेरे गुड्स है एक्सपोर्ट जिसको मैं कर रहा हूँ, तो गुड्स फॉर एक्सपोर्ट शुड बी पैक्ड इन केसेस और पैकेजेस एंड शुड बी लीगली मार्क्ड इन इंक और ऑयल कलर विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर। उस पे होना चाहिए सीरियल नंबर, ओनर का नाम, स्पेशल मार्क होना चाहिए अगर कुछ है तो, और टोटल क्वांटिटी में कितना गुड्स जा रहा है वो सब उनको लिख कर देना चाहिए। ठीक है, सीरियल नंबर देंगे, ओनर का नाम देंगे, स्पेशल मार्क अगर होगा तो देंगे, और कितने क्वांटिटी में जा रहा है गुड्स वो सब देंगे। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे हमारे एड्रेस को, जैसे मेरा नाम को, मेरे एड्रेस को, जो भी कंसाइनी है, कंसाइनी मतलब गुड्स जिसे डिलीवर करेंगे, मतलब मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मुझे डिलीवर करेंगे ना, तो मेरी बात हो रही है, मेरे नाम को, मेरे एड्रेस को। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है क्या वही सेंड हो रहा है वो भी चेक करेंगे। द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स पैक्ड, कितना पैकिंग हुआ है। द ग्रोस वेट ऑफ द पैकेज, कितना वेट है उसका, कितना कितना पैक हुआ है, कितना वेट है उसका, सब कुछ एक प्रॉपर चेक करेंगे वो। उसके बाद ऑफिसर शेल देन सील ईच पैकेज विथ इज ऑफिशियल सील। ऑफिसर क्या करेंगे, एक ऑफिशियल सील से उसको सील कर देंगे, और इस तरह से सील करेंगे कि अगर उसे कोई खोलने की कोशिश करेगा तो वो सील टूट जाएगी। तो हमें अगर सील टूटी हुई मिले तो मतलब पता लग जाएगा कि इसे ही पहले ही किसी ने खोलने की कोशिश करी है। मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको अल्कोहल डिलीवर हो रहा है ना, इसकी बात चल रही है, एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन की। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पर लिखा है डिस्पैचिंग होने के बाद जो भी आपका गुड्स है वो डिस्पैच हो जाएगा तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर आपने अलग अलग तरह की रिसिप्ट होती है, जैसे रेलवे से जा रहा है तो रेलवे रिसिप्ट, अगर शिप से जा रहा है तो शिप के लिए जो रिसिप्ट होती है उसको बोलते हैं लेडिंग, तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो ये था आपका एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। नाउ हम मूव कर रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा होम्योपैथिक पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशन ऑफेंसेस एज पेनल्टीज। तो देखो, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की बात करें तो जब आप बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर पढ़ोगे तो 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होगा हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ोगे आसवास एंड अरिस्तास। ये होती है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है। जो आसवास होता है, जो अरिस्तास होता है, ये आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है। अब ध्यान से सुनना, आसवास और अरिस्तास में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। हमने यहाँ से बाहर से कोई अल्कोहल नहीं मिलाया, इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। तो ये जो प्रिपरेशन होती है ना, आसवास, अरिस्तास, ये जो लिक्विड प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। ठीक है, और ये अल्कोहल अगर 2% है या उससे कम है तो हम इसे बोलेंगे कि ये नॉन अल्कोहलिक है। क्योंकि अगर अल्कोहलिक हो जाएगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार को टैक्स किस कंडीशन में देना है, किस में नहीं देना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें आसवास और अरिस्तास है, ये दूसरा कंटेनर है जिसमें आसवास और अरिस्तास है, और ये तीसरा कंटेनर है। अब ये जो पहला कंटेनर है, यहाँ पर आसवास और अरिस्तास में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है जो 2% है या उससे कम है। तो अगर इतना है, 2% है या 2% से कम है, तो आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल हुआ। बट अगर इस आसवास और अरिस्तास में 2% से ज्यादा अल्कोहल है, ठीक है, अब वो कैसे भी है, चाहे आपने बाहर से ऐड किया, चाहे फिर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल ही 2% से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और एक और कंडीशन होती है जहां पर अगर 2% से ज्यादा अल्कोहल हुआ तो भी टैक्स नहीं देना। अभी ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई जहां पर 2% से ज्यादा अल्कोहल हुआ तो भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा? ये वो कंडीशन है जहां पर अल्कोहल को आप पी नहीं सकते, वो डीनेचर्ड अल्कोहल है, खराब अल्कोहल है, मतलब वो कंज्यूम नहीं कर सकती, ह्यूमन बॉडी उसे पी नहीं सकती, तो उसका मिस यूज नहीं हो सकता। तो जिसका मिस यूज नहीं हो सकता सरकार उस पर थोड़े ना टैक्स लेगी। तो अगर आपका अल्कोहल 2% से ज्यादा है आपके आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में, बट आप वो पी नहीं सकते, उसका मिसयूज नहीं हो सकता, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आपके जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जैसे आसवास और रेजिस्तास, अगर उसका अल्कोहलिक परसेंटेज 2% से कम है या 2% है तो भी कोई टैक्स नहीं देना। पर अगर आपका आसवास अरिस्तास जो कि लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, अगर उसका अल्कोहलिक कंटेंट 2% से ज्यादा है और उसे आप पी भी सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको टैक्स देना होगा। उसके लिए तो फिर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2% है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी, छूट है, एग्जम्प्टेड है।
ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि 2% से ज्यादा अल्कोहल है बट आप उसे पी नहीं पा रहे, आप काफी उदास है, आप उसे पी नहीं पा रहे, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना सरकार को। अब देखो, ये है आपका आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, जो कि काफी सारे जड़ी बूटियां वगैरह यूज करके प्रिपरेशन कर रहा है, मेडिसिनल प्रिपरेशन कर रहा है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। ठीक है। इसके पास लाइसेंस भी है, बढ़िया बात है। इसके पास एरिया भी है, प्रीमाइसेस भी है, अच्छा खासा काम कर रहा है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है जिसके पास प्रीमाइसेस है, जिसके पास लोकेशन है, ठीक है, सब कुछ है इसके पास। अब जब इस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, सब कुछ है, तो फिर ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अरिस्तास बनाएगा, अश्वास बनाएगा, मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाएगा। तो मेडिसिनल प्रिपरेशन में मैंने आपको पहले ही बोला 2% से कम अल्कोहल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 2% से ज्यादा है तो दिक्कत है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। पता लगा एक तो ये इस तरह की फॉर्मुलेशन बना रहा है जिसमें 2% से ज्यादा अल्कोहल है, या फिर ये बाहर से अल्कोहल मिक्स कर रहा है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो द प्रैक्टिशनर शुड अलाउ एक्साइज ऑफिसर। अब देखो एक्साइज ऑफिसर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा, अगर यहाँ पर अल्कोहल ज्यादा यूज हो रहा होगा, या फिर आपके फाइनल प्रोडक्ट में 2% से ज्यादा अल्कोहल आएगा, या फिर आपने बाहर से अल्कोहल को यूज किया, ऐड किया, तो एक्साइज ऑफिसर आ चुका है। अब टैक्स लगेगा, अब चार्ज लगेगा। देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है द प्रैक्टिशनर, मतलब ये जो हमारा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, इसको अलाउ करना पड़ेगा एक्साइज ऑफिसर को कि वो आए, वो सैंपल लेकर जाए और वो पता कर सके कि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल ही है ना, मतलब वो 2% अल्कोहल ही है ना जो कि सेल्फ जनरेटेड है, या फिर आप इसमें से बाहर से कोई अल्कोहल मिला रहे हो, तो यहाँ पर हम चेक कर सकें। और साथ ही साथ एक्साइज ऑफिसर ये भी चेक करेगा कि अगर आपने प्रिपरेशन किसी को दी है तो किसको दी है, किसको डिस्पेंस करिए, उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, सब कुछ चेक करेगा हमारा एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर आ चुका है, सुपरमैन से कम नहीं है ये। तो एक्साइज ऑफिसर जो है वो चेक करेगा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कि भाई आप सही से काम कर रहे हो ना, आपके जो प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल 2% से कम ही है ना, और वो सेल्फ जनरेटेड ही है ना। साथ ही साथ अगर आपने किसी को डिस्पेंस किया तो उसका नाम और एड्रेस भी दे दो भाई, सब कुछ चेक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योपैथिक प्रिपरेशन की। ऑल होम्योपैथिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस। देखो, अगर ये ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह हम कंज्यूम कर सकते हैं तो यहाँ तो टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा यहाँ तो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशंस। तो देखो, जो आपकी एलोपैथिक प्रिपरेशन होती है ना, जो भी आपकी टैबलेट है, कैप्सूल्स है, ये एलोपैथिक प्रिपरेशन में अल्कोहल तो होता ही है। ठीक है। जैसे आपका सिरप हो गया, सिरप में भी अल्कोहल तो होता ही है। तो एलोपैथिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल कैन बी कैटेगराइज्ड, दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है ऑफिशियल प्रिपरेशन, एक होता है नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन। तो जो ऑफिशियल प्रिपरेशन होता है वो नाम से पता लग रहा ऑफिशियली बनता होगा, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वहां पे जो फॉर्मूले होते हैं वहां से एक स्टैंडर्ड, एक ऑफिशियल प्रिपरेशन तैयार होती है एलोपैथी की। और एक होती है नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन। तो देखो इसको, नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन referred to as a proprietary preparation which are prepared according to the allopathic system of medicine। यहाँ पर ये जो नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन है ना, ये जो नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन है, ये बनती है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से एंड कन्फर्म स्ट्रिक्टली टू द फॉर्मूला डिस्प्ले ऑन द लेबल। देखो, लेबल पे फॉर्मूला वगैरह तो होना ही चाहिए। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एंड ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेजेस आर रेफर्ड टू एज अ रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। देखो, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड वाली बात आ गई ना। हमने शुरू में डेफिनेशन देखी थी कि रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसका हम मिसयूज कर सकते हैं। तो मिसयूज कर सकते हैं कैसे, उसको पी कर। तो अगर वो अल्कोहलिक बेवरेजेस में आती है, एक ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंडर में आती है वो ड्रग, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इसे हम पी सकते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। और अगर आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, वो पीने योग्य नहीं है, तो आप उसे बोलोगे अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, क्योंकि आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, तो फिर वो अनरेस्ट्रिक्टेड कहलाएगी। तो याद रखना, नॉन ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन जो होती है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बनती है। यहाँ पर हमने दो तरह की बात करी है, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन की। एक था ऑफिशियल प्रिपरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है और उसका आपने किसी तरह से मिसयूज कर लिया, तो फिर आप उसे किस में डालोगे, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन में डालोगे। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है ये बात, एनी ऑफ द अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन इफ मिस यूज वाइडली मे बी डिक्लेयर टू बी रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। और इसे कौन डिक्लेयर करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटी। आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैंडिंग कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट
अगर आपका कोई अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है और उसका आपने फिर भी मिसयूज कर लिया, कैसे भी कराओ, मिसयूज कर लिया, आपने निकाल लिया तरीका मिसयूज करने का, और अगर उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है तो अब वो अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन को रेस्ट्रिक्टेड कहा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। और मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने कोई प्रिपरेशन कर दी, कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन कर दी, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन कर दी, तो मेडिसिनल प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन अगर मैंने करी और डायरेक्ट मैंने मार्केट में बताई तो उसे क्या कहेंगे, ये उसे कहेंगे ये रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, क्योंकि अभी मैंने सरकार से चेक नहीं करवाई, सरकार के पास सैंपल नहीं भेजा। तो देखो यहाँ पे लिखा है एनी न्यू प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशन इज प्रिज्यूम, मतलब कि एज्यूम करेंगे हम कि वो रेस्ट्रिक्टेड ही है। क्यों? क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टैंडिंग कमेटी ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया। तो जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 सैंपल भेज दो, फिर वहां पे वो चेक कर लेंगे, फिर उस हिसाब से वो बता देंगे कि हाँ ये अनरेस्ट्रिक्टेड है या रेस्ट्रिक्टेड है। फिर अब एक वर्ड आया था स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी किससे मिलकर बनी है? DCI से, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, चीफ केमिस्ट हमारा एक फार्माकोलॉजिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एडवाइजर ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इन सबसे मिलकर क्या बनी है? हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी है। आगे यहाँ पर आपको ऑफेंसेस और पेनल्टीज दे रखी है, तो ये तो आपको सभी को आता है, ठीक है, कि अगर आपने फेलियर टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो 6 महीने की जेल हो सकती है, 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ये सारी बातें लिखी हुई है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है। वेयर हाउस में कोई गड़बड़ करी तो क्या होगा, खुद गलत कर रहे हो या दूसरों को गलत करवा रहे हो तो क्या होगा, सबके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फेलियर ऑफ एक्साइज ऑफिसर ऑन ड्यूटी तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। उससे पहले हमने देखा है पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी प्रिपरेशन, होम्योपैथिक प्रिपरेशन, उससे पहले देखा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, और उससे पहले हमने देखा था एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, उससे पहले हमने देखा था नॉन बॉन्डेड, और नॉन बॉन्डेड से पहले हमने देखा था बॉन्डेड, बॉन्डेड में हमने स्टोरेज वगैरह सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइसेंस के बारे में बात करी थी, लाइसेंस कैसे इश्यू होता है, लाइसेंसिंग का प्रोसीजर देखा था, इसके बीच में डिफरेंस देखा था, कई तरह की डेफिनेशन देखी थी, जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, स्पिरिट स्टोर, डीनेचर्ड एल्कोहल, और वी कैन से बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, कैप्सूल ऑफ पॉपी, ओपियम, नार्कोटिक ड्रग मैन्युफैक्चर, अल्कोहल, ड्यूटेबल गुड्स, मेडिसिनल प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रिपरेशन, एंड ये एक्ट आया क्यों था, सब कुछ डिटेल स्टडी कराया हमने। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के इस लेक्चर में मैंने पूरा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को कंप्लीटली कवर कर दिया है। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट, मीम, MCQ, पोल्स ये सारे होते हैं। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन की लिंक, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक काम नहीं करती, लिंक से ओपन नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट हर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं, आइदर ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सब जगह जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। और ऐप स्टोर पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है माई इंस्टीट्यूट के नाम से। माई इंस्टीट्यूट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर ORG कोड आएगा, तो वहां पर मुल्नो लिखना है, MULNO, ठीक है। उसके बाद अपना नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। तो ऐप स्टोर वाले भी लॉगिन कर सकते हैं जिसके पास एप्पल है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीटली कवर हो जाएगी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।